अस्सलाम वालेकुम। सीयूज टीवी में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। जहां तक आपने देखा है कि प्राइवेट इदारों में इजाफा होता जा रहा है, वही रियासत के फराहम करदा जो तालीमी इदारे हैं इनमें खतरनाक हद तक जवाल आ चुका है। इन खला को प्राइवेट स्कूल्स ने जो है पूरा करने की कोशिश की है, लेकिन हमारे यहाँ भी मेयार तालीम दो तरह की हो गई है। एक वो जहाँ पर फीस, एक मुतवसत जो तालीमी इदारे हैं, दर्जे के तालीमी इदारे जहाँ पर फीस 5,000 से कम है, और दूसरे वो इदारे जहाँ 10,000 से ज्यादा फीस है, जिससे तबकाती खलीज पैदा हो गया है। आजकल जैसे कि आप जानते हैं, कोविड की वजह से जहां पर मईशत पे बहुत बुरा असर पड़ा है, वहां पर तालीमी इदारों, खसूसन जो स्टूडेंट्स का तालीमी साल है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है। स्कूल कब खुलेंगे, एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, ये एक लंबी बहस थी। आज इसी मौजू में बात करने के लिए हमने बुलाया है ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सेल की जो सेंट्रल चेयरमैन है जनाब तारिक शाह, और वाइस चेयरमैन जनाब अतीक शमसी साहब, जो कि अजीम स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। तो हम इनसे आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग सीयूज टीवी पे आए। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चैनल पे मदऊ किया हमें, और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम लेके चल रही हैं आप। और जिस तरह से आप एक प्रॉपर टॉक शो जो होता है आप लेके हर टॉपिक को कवर कर रही हैं, बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हम आपसे सबसे पहला सवाल करेंगे कि ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है सिंध एसोसिएशन सिंध, ये कब वजूद में आई, और इतनी सारी एसोसिएशन की क्या वजह है कि एक ही मुल्क में, एक ही शहर में जो है इतनी सारी एसोसिएशन है, क्या रीजन है इसका? देखें, 1990 के अंदर मतलब 1990 के अंदर जो है वो एफ्समा का क़याम हुआ, और अराउंड जो है वो 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं हमें। और मैं आपको बताऊं कि ये सैयद खालिद शाह साहब ने इसको फॉर्म किया था, और उस वक्त जब स्कूल के मसाइल बढ़ते चले जा रहे थे तो उस वक्त ये ज़रूरत महसूस हुई कि एक एसोसिएशन होनी चाहिए ताकि एक प्राइवेट स्कूल्स की वॉइस जो है वो आला मुकाम तक पहुंच सके। तो जब से अब तक जो है वो इसी बेसिस पे उन्हीं के विजन पर काम चल रहा है। और मैं आपको बताऊं कि जो एसोसिएशन बनती जा रही है वो इसकी वजूहत ये है कि हर एक का अपना एक थॉट ऑफ माइंड है कि वो अपने हिसाब से सोचता है और चाहता है कि हम एक अलग लाइन ऑफ एक्शन के तहत चलें, अगर वो कुछ समझ रहा है कि वो और बेहतर कर सकता है। और मैं ये समझता भी हूँ कि हमारा मुल्क, हमारा शहर, हमारा प्रोविंस जितनी हिसाब से स्प्रेड आउट होता जा रहा है, तो उसमें अगर एक, दो, तीन एसोसिएशन भी हों तो फिर भी जो है जो मामलात हैं वो सॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि आबादी बहुत बढ़ती जा रही है और मसाइल बहुत बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है सारे गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर एफ्समा मौजूद है, और वाहिद वो एसोसिएशन है जिसको गवर्नमेंट लेवल पे भी और हायर अथॉरिटीज के साथ रिकग्नाइज किया जाता है। तो बस ये थोड़ा सा हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अच्छा, अतीक शमसी साहब, ये बताइए, आप तो अजीम स्कूल माशाल्लाह काफी सालों से, काफी पुराना स्कूल है, तो आपको कैसे ख्याल आया कि आप जो है ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को ज्वाइन करें? जी अतीक साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। जी आप बोले प्लीज। अब आ रही जी जी मैं ये पूछ रही थी कि आप माशाल्लाह अजीम स्कूल के आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो कि काफी नहीं क्लियर है। आवाज क्लियर नहीं है। तारिक साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आप दोबारा से कनेक्ट करें, क्योंकि मेरा ख्याल से कुछ इशू आ रहा है आपकी तरफ से। जी कुछ बेहतर हुई आवाज? जी अतीक साहब, वो रिकनेक्ट करना है। जी वो रिकनेक्ट करें। जब तक मैं आपसे पूछती हूँ कि देखिए, लॉकडाउन जो है वो अब खत्म होता जा रहा है, मार्केट्स खुल गई है, मार्केट्स में रश भी बहुत है, सब कुछ ओपन हो चुका है, लेकिन सिर्फ एक स्कूल्स हैं जिनके ऊपर ये सख्ती है कि जी स्कूल नहीं खुल सकते, जबकि स्कूल मालिकान का कहना ये है कि हम प्रॉपर एसओपीज का ख्याल रखते हुए जो है वो स्कूल खोलेंगे, स्कूल को 2 शिफ्ट में कर देंगे। लेकिन क्या वजह है कि स्कूल्स के ऊपर ही क्यों मुश्किल आई हुई है? देखें, एक मैं आपको बताऊँ, सीरियस बात तो नहीं है, जो थोड़ी जोक है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि कोरोना शायद स्कूल के गेट पे खड़ा हुआ है और अगर गेट खोल दिया गया तो वो बाहर निकल आएगा। तो बड़ा अजीब से मामलात है, लेकिन ये है कि फैक्ट यही है
कि जब सब चीजें खोल दी गई हैं, जब सारे मामला खोल दिए गए, और आपको ये पता होगा फैब के अंदर जब स्कूल्स बंद किए थे तो सब स्कूल्स ने फेवर किया था कि यस वी कंसिडर दी रिस्क, और बच्चों को बचाने के लिए जो है वो सेफ रखने के लिए उनको घर में रहना जरूरी है। लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट कि अब क्या हो रहा है, अब सब चीजें खुल चुकी हैं, मार्केट्स खुल चुकी है, ट्रांसपोर्ट खुल चुकी है, और अब तो मसाजिद भी खुल गई, ईद की भी इजाजत मिल गई है नमाज बिल्कुल। अदा करने के लिए। तो जब सभी कुछ खुल गया है तो अब व्हाई नॉट स्कूल्स, तो अब स्कूल्स में ऐसा क्या मसाइल आ सकते हैं कि कोरोना उस पर स्प्रेड आउट हो जाएगा। बल्कि आपने सही कहा, हमने जो है ना वॉलंटरली एसओपीज भी सबमिट किए कि हम इस पे बाउंड रहेंगे, हम कोर सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, 4 इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, 2 घंटे के लिए स्कूल लगाएंगे, शिफ्ट्स के अंदर स्कूल होगा, एक क्लास को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा या स्कूल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा, और बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मास्क, ग्लव्स और डिसइंफेक्ट बार बार बिल्डिंग को किया जाएगा। ये सब एसओपीज हमने दिए। लेकिन मेरे ख्याल से मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट शायद घबराई हुई है, या इस वजह से भी घबराई हुई है कि अब हम तो शायद कर लेंगे, लेकिन ये गवर्नमेंट स्कूल का क्या करेंगे? वहां तो ये शायद नहीं कर पाएंगे, जहाँ पढ़ाई नहीं हो पाती, तो वहां ये एसओपीज कैसे कर पाएंगे? एक हिंड्रेंस जो बाज़ाहिर हमें नजर आ रही है वो यही है, वरना और कोई हिंड्रेंस नहीं है कि ये स्कूल खोल दे। जी अतीक शमसी साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी अतीक शमसी साहब को शायद अभी भी हमारी आवाज नहीं आ रही है। जी मुझे लग रहा है अतीक शमसी साहब का कोई वाईफाई का इशू है। बहुत सारे सवाल हैं जो इनसे भी करने हैं मुझे। अच्छा जी जी अतीक शमसी साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? चले, जब तक उनका वाईफाई का इशू सॉल्व होता है हम आपसे ही सवालात करते हैं जारी। अच्छा, हमारे यहाँ तालीमी निसाब जो है, मैं उस तरफ आऊंगी, वही 70 साल पुराना है। क्यों इसमें तब्दीली नहीं आई? हम क्यों सिस्टम को मॉडिफाई नहीं कर रहे? और जब हमारा कोई स्टूडेंट बाहर जाता है तो उसको लगता है कि वो किसी अजीब ही दुनिया में आ गया है, उसको बिल्कुल भी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, और वहां जाके उसको दोबारा से टेस्ट देना पड़ता है। क्या वजह है कि हमारा जो निसाब है उसके अंदर चेंजेस नहीं आ रहे? देखिए बात यह है कि गवर्नमेंट को इस बात को सोचना पड़ेगा, और ये अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं, 18 अमेंडमेंट जो है वो पाकिस्तान के लिए, ये एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह रही। जब फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियारात थे तो शायद उस वक्त चेंजेस आ जाती थी, चेंजेस का सोचा जा रहा था, और यूनिफॉर्मली, जैसे आप भी देखें, कुरान नाजरा उस ज़माने में जो है वो कंपलसरी किया गया, बच्चों को कुरान नाजरा स्कूल के लिए कहा गया। तो ये पॉलिसीज जब फेडरल लेवल पर डिसाइड होके और प्रोविंसेस में शिफ्ट हो रही थी तो बहुत आसानी से ये काम हो रहा था। लेकिन जब से 18 अमेंडमेंट आई है, तो जब से जो है एक मसाइल ये आए हैं कि हर प्रोविंस जो है वो अपने अख्तियारात, अपने मामलात खुद चला रहा है। तो उसके अंदर कहा तो ये गया था कि इससे तालीम को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा जब कंपटीशन बढ़ेगा। लेकिन कंपटीशन के बाद कंपटीशन तो हुआ नहीं, लेकिन उसमें थोड़े नेगेटिव एस्पेक्ट्स आने शुरू हुए कि जो गवर्नमेंट प्रोएक्टिव थी उस प्रोविंस में फ़ायदा हुआ, जो गवर्नमेंट डिफेंसिव या बैकफुट पे खेल रही थी, जो इसको प्रायोरिटी नहीं दे रही थी, वो प्रोविंस पीछे जाते गए। तो इसी के पेश नज़र मैं आपको बताऊं कि हमारा नेशनल एजुकेशन काउंसिल पाकिस्तान जो है वो फेडरेशन है सारी एसोसिएशंस का। तो मैं अभी 2 साल के लिए उसका जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ, तो उस वक्त मुझे ज़्यादा समझने का मौका मिला कि ये मसाइल हैं क्या। केपीके के अंदर आज डिजिटल करिकुलम का मामला तय हो चुके हैं, इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं। पंजाब बहुत तेजी से अपने करिकुलम को बना रहा है, उन्होंने ऐप भी बना ली है, वो अपनी ऐप के साथ वो प्राइवेट सेक्टर को लेकर चल रहे हैं, और करिकुलम भी बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं, रोबोटिक्स लेकर आ रहे हैं पंजाब के अंदर। तो सिंध के अंदर सिंध गवर्नमेंट को एक्टिव होना था, वो हो ही नहीं। तो सिंध जो गवर्नमेंट है उसकी प्रायोरिटी, शायद जो वजह है ना, जो आपने पूछी थी कि वजह क्या है, तो सिंध गवर्नमेंट की शायद प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन नहीं रही फ्रॉम डे वन। तालीमी इमरजेंसी लगाई गई, लेकिन तालीमी इमरजेंसी ऑन अ फिजिकल फॉर्म हमें नजर नहीं आई। और एक चीज जिसमें हमारा सबसे ज्यादा कंसर्न जो रहा है वो ये रहा है कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है ना, वो सिर्फ एजुकेशन के लिए होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत वास्ट डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है कि जिसमें अटेंशन भी चाहिए, जिसमें काम भी बहुत चाहिए, क्योंकि हम वाकईतन, सही आप कह रही हैं, दुनिया से हम बहुत पीछे चले गए। और अगर देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल जो हैं वो क्लास 8 तक तो बहुत अच्छी और एडवांस
स्टडीज करवा रहे हैं बच्चों को, लेकिन इन दी एंड हम फंसते कहाँ जाके हैं, जहाँ मैट्रिक एग्जाम्स बच्चों को दिलवाने होते हैं तो वहां पे जाके करिकुलम एकदम ड्रॉप हो जाता है। जब करिकुलम ड्रॉप होता है ना नीचे जाके, तो फिर बच्चा नॉन सीरियस एटीट्यूड की तरफ आता है, वो कहता है ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं कर लूंगा, और फिर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग से हटकर हम रोड लर्निंग की तरफ उनको ले जा रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली बच्चे में तो माइंड एनहांसमेंट तो हुई नहीं। तो ये हमने बारहा गवर्नमेंट से कहा है कि आप इसको सीरियस लें, और ये भी मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे कहूंगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अब वो प्राइवेट सेक्टर की एक्सपर्टीज को रिकग्नाइज करते हुए उनको ऑन बोर्ड ले। इनका एक करिकुलम का डिपार्टमेंट बना हुआ है, एक करिकुलम की कमेटी बनी हुई है, उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर के अगर 2-3 अच्छे लोग ले लिए जाएं जो कि गाइड करें कि हम अपने बच्चों को 1 to 8 कैसे पढ़ा रहे हैं, तो वही चीज अगर आगे अडॉप्ट कर ली जाए या उसी की कंटिन्यूएशन से आगे बढ़कर हमें बढ़ के बच्चों को कुछ डिलीवर कर दिया जाए तो बेहतर होगा। लेकिन लोगों का कंसर्न है कि कंप्यूटर स्टडी जो हर कोई देख रहा है कि कंप्यूटर कितना एडवांस जा रहा है, कितनी तेजी से एडवांसमेंट आ रही है, और आज भी हम बच्चों को GW बेसिक पढ़ा रहे हैं और फ्लॉपी डिस्क पढ़ा रहे हैं। मतलब और आप देखें ना, हमारे पाकिस्तान स्टडीज के अंदर वो सारी चीजें मौजूद ही नहीं है जो हालिया, जैसे गोरख हिल्स है, तो आपको वो एंटर करना चाहिए अपने, इसके अंदर एक आपके लैंडमार्क बन गया है। आपकी बहुत सारी हिस्ट्री, पाकिस्तान की हिस्ट्री नई डेवलप हो रही है, उस हिस्ट्री को भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए इनको। लेकिन जब पुरानी हिस्ट्री हम पढ़ाते रहेंगे, नई हिस्ट्री हम नहीं पढ़ाएंगे, तो हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो एक सर्टेन टाइम जोन में चली जाएगी, वापस उसको नया नहीं पता होगा कि नया क्या चल रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही, लेकिन आपकी एसोसिएशन ने क्या हुकूमत को कोई तजावीज दी इसके ऊपर? आपकी क्या इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है? देखिए, पहले तो हमने शायद इस पे इतना काम नहीं किया था, क्योंकि पहले हमारा प्राइमरी फोकस जो है वो स्कूल के मसाइल पे था। लेकिन हमने अब इस 2 सालों के अंदर करिकुलम डेवलपमेंट और करिकुलम एनहांसमेंट पे भी काम स्टार्ट किया है। तो हम एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जो कि हम गवर्नमेंट को पेश करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला टारगेट हमारा जो है वो कंप्यूटर स्टडीज है, और पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात, इन चीज़ों को हम एडवांस करने जा रहे हैं ताकि बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप हो। तो वो पेपर बहुत जल्द सबमिट हो जाता, लेकिन अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा हमारी भी लिमिटेशंस आ गई, और प्रायोरिटी ऑब्वियसली हर एक की चेंज हो गई। स्कूल अब सर्वाइवल स्टेज पे चले गए, एडवांसमेंट तो अब दूर चली गई है। लेकिन ये है कि जरूर हम इस पे काम करेंगे और आपको डिफरेंस अब नजर आना शुरू होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अल्लाह करे। हम अब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अतीक साहब जो है वो हमारे साथ आ जाएं, और वो उनसे भी काफ़ी सवालात करने हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उनको ऑनलाइन नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ जो कौमी ज़बान है वो उर्दू है, लेकिन मोड ऑफ एजुकेशन जो है वो इंग्लिश है। लेकिन जो हमारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को प्रॉपरली नहीं सिखाया जाता, और यही होता है कि जब स्टूडेंट मैट्रिक करके भी निकल जाता है तो वो ढूंढ रहा होता है कोई इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट जहाँ से वो लैंग्वेज को सीख ले। तो क्या वजूहात है? हमारे यहाँ सिखाने का अमल जो है वो बड़ा कमजोर है, और या फिर हमारे टीचर्स ट्रेन नहीं है? क्या इसके इशू है? अजीम साहब अतीक साहब हमारे साथ मौजूद है। अतीक साहब, आपको अब आवाज आ रही है हमारी? अतीक साहब, आवाज आ रही है आपको हमारी? अनफॉर्चुनेटली मैंने बड़ी कोशिश करी है कि शायद कुछ मामला बन जाए, लेकिन आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन है, सीरियस डिस्टॉर्शन है। आप तो एयरबड्स निकाल लें, जितना समझ में आएगा उतना मैं जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, बाकी अगर अपने ये हेडफोन हटा दें तो हो सकता है बेहतर आवाज आए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे करने हैं मुझे। जी चलिए, आपने जो भी सवाल किया मैं आपको जवाब देता हूँ। आपने करंट इशू ही किया होगा, तो करंट इशू ये कि इस वक्त देखें, जो फी की जो आपने बात करी ना कि पेरेंट्स की तरफ से नहीं आ रही है, तो इस हवाले से बस मैं यही बोलूंगा कि अनसर्टेन सिचुएशन अतीक साहब की बात पे पेरेंट्स का कसूर नहीं है इसके अंदर, कुछ दिन गवर्नमेंट की तरफ से वाज जिसकी वजह से पेरेंट्स है वो। अतीक साहब, आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। आपके वाईफाई का कोई इशू है जिससे हम बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहे हैं आपकी बात? हम कॉल पे ले सकते हैं अतीक साहब को, ऐसा हो सकता है? हम कॉल पे भी ले सकते हैं हम, लेकिन वो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो उस तरह से हमारा कोई चले हम देखते हैं, लेट्स सी, इंशाल्लाह अगर नहीं होता तो फिर हम उनको थोड़ी देर के बाद फिर हम कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। जी तारिक साहब, मेरा सवाल था
जो कि हमारी कौमी जबान उर्दू है, लेकिन फोकस जो है डेफिनेटली इंग्लिश के ऊपर होता है, लेकिन टीचर्स हमारे ट्रेन नहीं है। इसकी क्या रीजन है, क्या है आप लोगों का रोल, और किस तरह से टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप लोग अरेंज कर सकते हैं? जी, देखें, अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि फैब के अंदर हम अरेंज कर रहे थे जो है वो टीचर्स ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू 21st सेंचुरी। लेकिन वही वाली बात कि बहुत सारे प्लान जो हैं वो कोविड-19 की वजह से हमारे जो है ना वो आगे फॉरवर्ड हो गए। लेकिन मैं आपको बताऊं टीचर्स ट्रेनिंग पे ज़रूर फोकस होना चाहिए था। लेकिन पास्ट के अंदर एक क्राइसिस मैं कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ मुल्क में चल रहा है, बहुत अरसे से चल रहा है। वो ये है कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट उस मार्क तक नहीं पहुंच पा रहा है जो पहुंचना चाहिए था। अभी भी देखें, जो गवर्नमेंट कोट करती है 58%। रिसेंटली मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, बड़ी मुझे उसमें दुख भी हुआ कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर स्पेशली जो है वो डॉक्यूमेंट्री की गई थी और बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि आप ये लिखें कि मैं पाकिस्तान हूँ। तो वो बच्चा जो है वो लिख नहीं पा रहा था, जो लिख रहा था वो गलत स्पेलिंग लिख रहा था, और वो क्लास 5-6 के बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं। तो या वो एक बेसिक हमारे यहाँ तो मसला ये है कि कौमी ज़बान में भी हमने चीज़ें सही तरह सिखाई नहीं बच्चों को। बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी जो इमरजेंसी की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो इमरजेंसी ये है कि हमें अभी तो लिटरेसी रेट पे काम करना है, हमें अपने बच्चों को उस कैलिबर पे लेके आना है कि बाद में हम क्वालिटी लेकर आए। अभी तो मैं आपको सीरियसली बताऊं, अगर कोई दरख्त के नीचे भी बैठ के पढ़ा रहा है ना, तो उसको तो फिलहाल अप्रिशिएट करें, उसको इंकरेज करें, और उसको हो सके तो अपने वसाइल से उनकी मदद करें। क्योंकि इस वक्त अगर हमने अपने नई जनरेशन को कुछ ना कुछ अगर ट्रांसफर नहीं किया तो हम और पीछे चले जाएंगे। थर्ड वर्ल्ड कंट्री तो आज हम कहते हैं, तो लोग हमें कहते हैं, लेकिन कहीं हम 4th 5th वर्ल्ड कंट्री ना हो जाए, क्योंकि हमारे बच्चे इस वक्त पढ़ाई की तरफ नहीं है। पॉपुलेशन अगर देखें तो हार्डली 50 to 56% जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी सब आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं। तो उन बच्चों का क्या होगा? तो अभी इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है, अभी तो हम उर्दू में उनको अगर कोई तालीम दे दें तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। तो क्वालिटी लाने की जरूरत बिल्कुल है, और टीचर्स ट्रेनिंग भी करवानी चाहिए, और टीचर्स ट्रेनिंग पे फोकस होना चाहिए। अब एक लाइन ऑफ एक्शन 2 लेके चलनी पड़ेंगी, जो मैं समझता हूँ कि हमें एक तो बच्चों को स्कूल में लेकर आना है, उनको पढ़ाना है। अब वो चाहे किसी भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो, मैं तो ये कहता हूँ अगर सिंधी में भी पढ़ना चाहे ना बच्चे, तो उनको पढ़ना चाहिए, मतलब पढ़ लें वो। दूसरी बात ये है कि फिर उन टीचर्स को हमें ट्रेन करना पड़ेगा कि आजकल के नए बच्चों को टैकल कैसे करना है, क्योंकि हमारे टीचर्स जो है ना वो पुराने तरीकेकार से पढ़ा रहे हैं। उनको अभी ये पता नहीं है कि नई जो जनरेशन है उसको टैकल कैसे करना है। कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर टीचर नहीं कर पाते। नहीं तो कर पाते। अभी बच्चों के साथ इंटरेक्शन कैसे डेवलप करना है, पहले इस ट्रेनिंग की जरूरत है हमें, ताकि बच्चों को जब टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड स्ट्रांग होगा ना, तो फिर वो जो ट्रांसफर करनी है नॉलेज, वो बहुत आसान हो जाएगी। तो हम अगर अभी इंग्लिश पे फोकस ना करें, हम अभी क्वालिटी पे फोकस ना करें, अभी हम टीचर्स को उस लेवल पे ट्रेन करें कि वो क्लासरूम को प्रॉपरली कंडक्ट कर सकें, और इतना क्वालिफाइड हो जाए टीचर कि वो जो है ना करिकुलम को बेहतर तरीके से बच्चों में वो इंकलकेट कर सके, वो अच्छी हैबिट्स इंकलकेट कर सके, या उनको रीडिंग हैबिट्स उनके लिए इंकलकेट कर सके, या एजुकेशन ट्रांसफर कर सके। एक चीज और नजर आई जिसमें टीचर्स का ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत अब जो महसूस हो रही है, वो ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे आबादी तेजी से बढ़ती गई, ऐसे बच्चे भी जो है ना हमारी पॉपुलेशन में ज्यादा तेजी से ऐड होते गए। जब बिल्कुल बच्चे बहुत तेजी से ऐड हुए तो स्कूल्स इतने मौजूद नहीं थे, तो स्कूल्स भी उसी हिसाब से ग्रो किए। वो स्कूल्स भी गली गली, जो लोग कहते हैं कि एक स्कूल खुलते जा रहे हैं, तो कोई भी स्कूल हो, मैंने नहीं देखा कि वो खाली पड़ा हुआ है। हर स्कूल जिस लेवल पे भी है वो भरा हुआ है। तो उस वक्त टीचर चाहिए थे, तो हर सेक्टर से, चाहे किसी टीचर ने बीबीए किया हुआ हो, किसी ने बीकॉम किया हुआ हो, किसी ने इंजीनियरिंग की हुई हो, तो उन सब टीचर्स को ऑन बोर्ड लाना पड़ा, और वो इंटरेस्ट भी उन्होंने शो किया, और वो टीचिंग की तरफ आए। तो वो गैप जो था वो तो अब अल्लाह का शुक्र है काफी हद तक फिल हो गया। तो अब टीचर्स के सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स आने चाहिए, जैसे बीएड के जो क्वालिफिकेशन होती है उसकी अगर कोई शॉर्ट कोर्सेज बना लिए जाए, जिसमें शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर टीचर्स को उस लेवल पर तक ट्रेन कर दिया जाए, तो वो फिर हम एक टारगेट बहुत जल्दी अचीव करें।
ये आपने बात बिल्कुल सही कही, लेकिन फिर बात ये आती है कि अगर हम टीचर्स को जोर देंगे कि जी आप ये कोर्स करें, तो टीचर्स का जवाब ये होता है कि जी हमारी तो सैलरी कम है और हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है? देखिए कोर्सेज, ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो टीचिंग प्रोग्राम्स आने चाहिए, ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है कि वो ऐसे इंस्टीट्यूट कायम करे। और मैं आपको बताऊं, जब 6 महीने पहले मैंने इस पर थोड़ा काम स्टार्ट किया कि टीचर्स की ट्रेनिंग सेंटर्स हम कैसे बना सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव काम है। अगर टीचर्स ट्रेनिंग की तरफ जाएं तो ट्रेनर्स हायर करना, उसका करिकुलम बनाना, उसका कोर्स मटेरियल, तो ये एकदम कॉस्ट बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट लेवल पे जब मैंने काम स्टार्ट किया, तो आपको सुन के हैरानी होगी, शायद आपको भी नहीं पता होगा कि आपके हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट लेवल पे बिल्डिंग्स और वो जगहें मौजूद हैं लेकिन काम शुरू टीचर्स नहीं हुआ। ट्रेनिंग, लेकिन उस पे जो है ना वो प्रॉपर काम ही नहीं हुआ। बिल्डिंग बिल्कुल। मौजूद है, स्टाफ मौजूद है और शॉर्ट कोर्सेज भी के करिकुलम भी बने हुए हैं, लेकिन उस तरफ गवर्नमेंट ने लोगों को अट्रैक्ट नहीं किया, गवर्नमेंट ने उसकी आगाही नहीं लेकर आए ताकि लोग उस तरफ जाएं। और फ्री ऑफ कॉस्ट है गवर्नमेंट का, आप वहाँ जाएं, ट्रेनिंग लें, सर्टिफिकेट प्रोग्राम में अपना सर्टिफिकेट हासिल करें और फिर आके आप अपनी, और वो मामला स्टार्ट होता है इंटर से, उसमें कोई ज्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए। यही सवाल हम अतीक शमसी साहब से पूछेंगे, अगर उनको यकीनन मेरी आवाज आ रही हो, कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आते हैं कि टीचर्स आप हायर करें। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अतीक साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? अतीक शमसी साहब का जो है आवाज का इशू नहीं ठीक हुआ, वरना मैं उनसे ये जरूर सवाल करती कि ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि टीचर्स जो है वो स्कूल ज्वाइन करते हैं, हम चले स्कूल वाले अगर उनको ट्रेनिंग्स भी करवा दें, 2 महीने बाद 3 महीने बाद टीचर्स जो है वो जॉब छोड़ देते हैं या स्विच कर लेते हैं, उसका क्या हल है? कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस टीचर्स के लिए भी होने चाहिए? जी बिल्कुल, बिल्कुल होने चाहिए। मैं आपको बताऊं कि अतीक साहब की जगह मैं थोड़ा सा जवाब दे देता हूं आपको। वो ये है कि टीचर्स की तरफ से थोड़ा सा मैं आपको कह लूं दुख का इजहार करूं, या एक अलमिया एक आपका यहाँ पे क्रिएट होता जा रहा है, जिसपे सबको काम करना चाहिए कि पहले जो उस्ताद होता था ना, वो पैसे को शायद इतनी फौकियत नहीं देता था जितना वो अपने पेशे को, अपने प्रोफेशन को बिल्कुल। देता। वो बिल्कुल। सिंसियर होता था। आज बच्चा अगर उस्ताद की इज्जत नहीं कर रहा तो उसके पीछे कोई वजूहत हैं। अगर कोई माशरे में उस्तादों की इज्जत या तालीमी इदारों की इज्जत नहीं है तो उसके पीछे कोई एस्पेक्ट्स हैं। कहीं गलती तालीमी इदारों की तरफ से भी हुई है और कहीं गलती टीचर्स की तरफ से भी हुई है। टीचर को चाहिए कि वो अपने प्रोफेशन से सिंसियर रहे। देखिए अगर आपने कोई भी क्वालिफिकेशन ली है, उसके बाद अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में आ गए हैं तो उसके साथ जस्टिस करें। और मैं हर बार ये कहता हूँ कि इस चीज़ को लोगों को रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है कि ये टीचिंग का प्रोफेशन कोई आम प्रोफेशन नहीं है। ये औलियाओं वलियाओं का मनसब है, जिसमें बिल्कुल। आप एक एक घर के फर्द को, एक घर के फ्यूचर को आप बनाने जा रहे हैं, फ्यूचर को आप ग्रूम करने जा रहे हैं, एक फ्यूचर को संवार रहे हैं, फ्यूचर को एजुकेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप उस घर के फ्यूचर को एजुकेट करेंगे तो वो आगे जाके अपना घर चलाएगा और बेहतर तरीके से चला पाएगा। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और बच्चे जो हैं वो टीचर के साथ इतने ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, टीचर के साथ जो है वो एक उनकी एफिलिएशन क्रिएट हो जाती है, खास तौर पे प्राइमरी के बच्चे, बिल्कुल। मॉन्टेसरी के बच्चे। और अगर वो टीचर शिफ्ट कर जाता है किसी भी वजूहात की वजह से, तो उस बच्चे को, एक तो मैं आपको बताऊं, एक तो एजुकेशन का गैप तो आता है जो स्कूल फौरी तौर पे अपनी पूरी कोशिश करके फिल तो कर देता है, लेकिन टीचर के साथ वो बॉन्ड बनाने में बच्चे को टाइम लगता बिल्कुल है। सही और बात है। वही, अच्छा। जी। जी जी। जी जी, अच्छा, फिर से अतीक शमसी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। मैनेजमेंट का इशू भी आता है कि बहुत सारे टीचर्स वक्त ये शिकायत कर रहे हैं कि मैनेजमेंट की तरफ से सैलरीज नहीं मिल रही हैं, और जबकि टीचर्स जो है वो ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? अतीक शमसी साहब, अगर आपको यकीनन आवाज आ रही है तो सवाल का जवाब जरूर दीजिए आप। पिक्चर आ रही है लेकिन उनकी आवाज नहीं आ पा रही है।
तारिक शाह जी, अतीक साहब, मेरा ख्याल से आवाज आ गई है उनको हमारी। मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है। अच्छा चले तारिक शाह साहब, हम आपसे तो यही सवाल जी। हार्ड हुई है। नेक्स्ट टाइम कभी अगर आपको कोई आवाज आ रही है किसी वजह से, क्या टेक्निकल फॉल्ट है, कुछ आवाज मुझे क्लियर नहीं आ पा रही है, तो हमारे तारिक, हमारे चेयरमैन आपके साथ जबरदस्त हैं सही और है। ये आपको बेहतरीन जवाब दे रहे हैं। मुझे आप लोगों की पिक्चर्स नजर आ रही हैं बस। अच्छा, जी हाँ, तारिक शाह साहब, आपसे ही ये सवाल दोबारा से करेंगे कि मैनेजमेंट की तरफ से भी बड़ा प्रॉब्लम्स आती हैं टीचर्स को कि उनको सैलरीज नहीं मिल रही हैं, और ये बहुत सारे टीचर्स का प्रॉब्लम है। मैं देख रही हूँ डेली सोशल मीडिया पे कोई ना कोई टीचर जो है वो एहतजाज करता हुआ नजर आ रहा है। इसका क्या रीजन है? देखिए देखिए, अगर किसी स्कूल ने, मैं थोड़ा सा इसमें, चाहे स्कूल वालों को ये बात पसंद ना आए, अगर किसी स्कूल ने ऑनलाइन टीचिंग की है, डिलीवर किया है और बच्चों से फी कलेक्ट की है, तो स्कूल को सैलरी देनी चाहिए। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपने सब चीज़ें कलेक्ट कर ली हैं, आपने ऑनलाइन एजुकेशन भी दी है, और ऑब्वियसली जब आपने ऑनलाइन एजुकेशन दी होगी तो आपने फ़ी भी कलेक्ट की होगी, तो आपको टीचर्स को सैलरी देनी चाहिए। और ये गलत है अगर आप टीचर्स को सैलरी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि टीचर आपके इदारे का एसेट है, और टीचर को अगर आप इस तरह से ट्रीट करेंगे तो आप अपने एसेट को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। नहीं, दूसरी क्या बात ये हल है, क्या है? हल क्या है? इसका हल बताइए। आपके क्या आपसे आप लोगों से रुजू किया जाए? क्या करें वो टीचर्स? हाँ हाँ बिल्कुल, हमारा प्लेटफॉर्म ओपन है और हमने बहुत सारे केसेस अभी सॉल्व भी करवाए हैं टीचर और मैनेजमेंट के दरमियान। तो हमारे ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध के नाम से फेसबुक पेज है विद द ग्रीन लोगो, और अगर कोई चाहे तो efsmasindh@hotmail.com पे हमें अपनी कंप्लेन रजिस्टर भी करा सकता है। हम कोशिश पूरी करेंगे, लॉकडाउन है, हमारे ऑफिस भी जो है ना बहुत लिमिटेड टाइम के लिए खुल रहा है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ हम एक मीडियम क्रिएट कर सकते हैं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों मैनेजमेंट में जो ख़त्म कर सकते हैं, तो हम अपना पूरा पूरा किरदार अदा करेंगे और ये मामला सॉल्व कराएंगे। लेकिन मैं आपको इसमें एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि अगर कोई स्कूल मैनेजमेंट इस वजह से हटकर फी पे नहीं, सैलरी पे नहीं कर पा रही है, तो लोगों को इस साइड को भी देखना पड़ेगा कि पेरेंट फीस जमा नहीं करवा रहे हैं। पेरेंट का फी पे करने का रुझान जो ऑन एवरेज मैं आपको बताऊं जो देखा जा रहा है, क्योंकि हमने एक स्टैटिस्टिक्स कंपाइल की थी स्कूलों के साथ मिलकर, तो हमें जो रिस्पांस मिला वो 15 to 20% रिस्पांस मिला कि कितनी कलेक्शन स्कूल्स को मिली है ऑन एवरेज। तो इस सूरत हाल के अंदर तो स्कूल नहीं पे कर सकते। 1 महीने पे करेगा, 2 महीने पे करेगा, तीसरे महीने तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर कोई कर रहा है तो मैं उसको वाक़ईतन सलाम पेश करता हूँ कि वो अपनी सेविंग्स को इस हद तक यूज़ कर रहा है कि वो टीचर्स को सैलरी दिया जा रहा है, रेंट दिए जा रहा है, अखराजात दिए जा रहा है, यूटिलिटी बिल्स, आप सबको जो स्कूल ओनर है उन सबको पता है, और जो कमर्शियल काम कर रहे हैं उनको भी पता होगा कि ऑन एवरेज बिल आ रहे हैं। अब आपके यूनिट पे बिल नहीं आ रहे, जो रेजिडेंशियल बिल है उनको तो कम करा दिया गया, लेकिन उस सब का खसारा जो था वो कमर्शियल बिलों से ले लिया गया। और ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है कि एवरेज बिलिंग आ रही है, ओवर बिलिंग हो रही है, जो कहा जा रहा है कि आगे जाके एडजस्ट होंगे, लेकिन फिलहाल हम क्या करें आगे जाके, तो हम देखेंगे क्या करना है, लेकिन फिलहाल तो हम नहीं कर पा रहे। लेकिन फिर भी स्कूलों ने मैक्सिमम हद तक जाकर जो है वो सैलरीज टीचर्स को दी हैं, और वाक़ईतन ये एक उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, जबकि जो फी उनको मिल रही है वो 80% मिल रही है, 100% फी नहीं मिल रही है, 20% फीस कम भी करा दी गई है। जो जी पेरेंट की बिल्कुल, फीस जो पे करते हैं बिल्कुल वो बिल्कुल, भी आप कम सही करा कह दी रहे हैं। गई है, और जो भी कलेक्शन आ रहा है वो भी 80% आ रहा है। तो स्कूल अपने हद तक मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं। लोगों का परसेप्शन जो है कि स्कूल वाले अरबों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो अगर कोई का अगर आजकल तो बहुत आसान है ना, लोग क्या करते हैं कि बच्चे कैलकुलेट करते हैं मल्टीप्लाई बाय फी और कहते हैं ओ इतना कमा रहे हैं, लेकिन उसकी बैक साइड पे वो ये नहीं देखते कि उनके अखराजात कितने हैं, उनके इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना यूज हो रहा है। और 95% मैं आपको बता सकता हूँ कि फिक्स कॉस्ट है स्कूलों की। अगर स्कूल बंद हो या खुला हो, फिक्स कॉस्ट वही रहती है,
5% वेरिएबल कॉस्ट होती है जिसमें ऊंच नीच होती रहती है। तो ये सब मामला जब होते हैं तो वाकईतन स्कूल नहीं पे कर सकता। और मैं आपको इस बात से शायद लोग परेशान भी हो जाए, लेकिन मैं ये बताना जरूर महसूस करता हूँ कि अगले महीने मैं ये समझता हूँ कि 90% स्कूल सैलरी नहीं देंगे, और वो दे नहीं सकते, उनके पास कोई बजट बिल्कुल नहीं आप है ऐसा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। हमारे पास एक सवाल मौजूद है कि स्कूल की जो है वो फीस आधी हो जानी चाहिए, लेकिन ये देखा जाए कि स्कूल ने 20% ऑफ दे दिया है। पूरे मुल्क में इस वक्त रमजान का जो है वो महीना है, बाबरकत महीना है। ना खजूर पे पैसे कम हुए, ना फल पे पैसे कम हुए, बल्कि बढ़ गई कीमतें। तो वहां अवाम ने शोर नहीं किया, गवर्नमेंट ने कोई इसके ऊपर एक दाव, कोई उनके नजर नहीं आते। लेकिन पूरा रह रह के सिर्फ एक तालीमी इदारे ही क्यों, कहा जाता है कि मुल्क में मसाइल इतने हैं तो गवर्नमेंट जो है वो अवाम को एक नए मसले की तरफ ले जाती है कि स्कूल्स की फीस कम कर दी जाए या जून जुलाई की फीस ना ली जाए। आप देखिए कि पूरा मुल्क एक ही मसले के पीछे भाग रहा होता है, बाकी सारे मसाइल को भूल जाता है। तो मेरा ख्याल से कि स्कूल के ऊपर ये बर्डन डालना कि जी 50% फीस ली जाए, तो ये बताएं कि टैक्स कैसे भरे जाएंगे, रेंट कैसे दिए जाएंगे, मेड्स और चौकीदार तो मौजूद होते हैं, उनकी सैलरीज कैसे बनेगी। तो ये पेरेंट्स का जो सवाल है इसका आप खुद भी जरा जवाब दीजिए। देखिए बिल्कुल आपने मेरे से माशाल्लाह बड़ा अच्छा जवाब दे दिया आपने। और इसमें मैं आपको बताऊं कि ये सच है कि हमारी कौम जब तक तालीम को अहमियत नहीं देगी, ये कौम तरक्की नहीं कर पाएगी। हम हमेशा अल्लाह ना करे, लेकिन नज़र ये आ रहा है बज़ाहिर कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री ही रहेंगे, शायद फोर्थ वर्ल्ड कंट्री में भी हम चले जाएं नीचे, क्योंकि हमने एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दी। दूसरे ममालिक के अंदर एजुकेशन में इन्वेस्ट किया जाता है। माँ बाप अपने बच्चों को एज एन इन्वेस्टमेंट देखते हैं कि उनको, हाँ ठीक है लाखों रुपए जा रहे हैं, कोई बात नहीं, ये एक इन्वेस्टमेंट है बच्चों पे, आगे जाकर ये हमें गिव बैक करेंगे बच्चे। तो जब तक हमारे लोगों में ये मेंटालिटी नहीं होगी कि वो अपने बच्चों में अपने बच्चों की तालीम में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये मामला आगे नहीं बढ़ सकेगा। और आपने बात सच की कि आज फलों पे पैसे बढ़ गए, आज खजूर पे पैसे बढ़ गए, आज रोजमर्रा की जरूरियाती जिंदगी की जो आटा चीनी दाल चावल है उस पे पैसे बढ़ गए। इवन मैं आपको बताऊं, लोगों ने ये डिमांड क्यों नहीं किया कि हमें अच्छे कपड़े पहनने हैं, हमें ईद का कुर्ता पहनना है, उस पर 50% ऑफ होना चाहिए। जैसे जैसे अभी एक स्टेटमेंट पास हुआ मीडिया पे कि लोग ईद पर ही नए कपड़े पहनते हैं तो उनको शॉपिंग करने की इजाजत दी जाए। तो इतनी क्या शॉपिंग अहम थी? मैं आपको बताऊं, ईद तो इस बार लोगों को मनानी भी नहीं चाहिए। ईद का तो समय ही नहीं है ये, कि आप ये देखिए कि आपके घर से खुदा ना खास्ता अगर एक डेथ हो जाती है। आवाज अब आ रही है। चले मुबारक हो, जबरदस्त। मैं ही कंप्लीट करता हूं तो फिर अतीक भाई आपकी तरफ आएंगे। तो कि जब आपके घर में खुदा न खास्ता डेथ हो जाती है तो क्या आप ईद मनाते हैं? नहीं मनाते। आपके मुल्क में, इस दुनिया में लाखों लोग मर चुके हैं इस 2-3 महीने के अंदर। क्या ये खुशियां मनाने का वक्त है? मेरे ख्याल से तो नहीं है, ये खुशियां मनाने का वक्त तो नहीं है। इस वक्त तो अगर आपके पास, मैं आपको सच बताऊं, कुर्ता अगर आप लेने जाएं तो 3000 से कम का क्या कुर्ता है यहाँ पे? मतलब कम से कम भी अगर आप चलें, कोऑपरेटिव मार्केट भी चले जाएंगे तो 1000 रुपए का कुर्ता होगा जो लोग ले लेते होंगे। तो क्या इस पैसे से हम किसी को राशन नहीं दे सकते? हम किसी का, जिसके घर में फाके चल रहे हो, जिसका लॉकडाउन की वजह से उसके घर में, या अगर किसी के घर में उसका कमाने वाला चला गया कोरोना की वजह से, तो क्या हम उसकी किफायत नहीं कर सकते? तो ये तो एक अजीब दौर है। इसमें लोगों को रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि ये वक्त इस वक्त का नहीं है कि आपको शॉपिंग करनी है। इस वक्त आपको अपना फ्यूचर देखना है, आपको अपना सर्वाइवल देखना है। और एक तो पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? आपको अपनी जान बचानी है। दूसरी प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए? तो आपको अपना फ्यूचर बनाना है। और वो फ्यूचर एक ही तरीके से बन सकता है कि आप अपने बच्चों को तालीम की तरफ ले आए। गवर्नमेंट ये कह रही है कि 6 महीने तक स्कूल बंद रहेंगे, तो मेरा ये सवाल है कि उनके पास क्या प्लान है कि वो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? ऑनलाइन एक एप्लीकेशन निकाल कर अगर आप ये कह दें कि पूरी कौम पढ़ लेगी, ये बात गलत है और शायद रियलिटी उनको नहीं पता।
कि सबअर्ब एरिया के अंदर जितने लोग हैं, इंटीरियर सिंध के अंदर जितने लोग हैं, वहां पर जो है लोग दूसरी तरफ रुझान होता है, पढ़ाई की तरफ नहीं होता, और उनको तो लाना पड़ रहा होता है स्कूलों की तरफ। तो अगर आप ये कहेंगे एक मोबाइल के आगे बैठो और पढ़ना है तुम्हें, वो कहाँ से पढ़ पाएंगे? तो बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये गवर्नमेंट को तालीमी इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, जैसे हेल्थ इमरजेंसी लगी है ऐसे तालीमी इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, और ऑन अ वॉर फुटिंग जो है ये सारे काम करने पड़ेंगे कि आपको जान भी बचानी है और तालीम भी देनी, ताकि जब हम इस कोरोना से निकल के वापस बाहर आए तो हम एक बेहतर कौम की शक्ल में आए। और तालीम का ही फुकदान है जो आज हम मार्केट्स में देख रहे हैं, लोग गुत्तम गुत्ता होकर एक साथ गुजर रहे हैं, एसओपीज का को फॉलो नहीं कर रहे, ये तालीम का फुकदान है। तो इस बात से तो वेकअप कॉल है सबके लिए कि तालीम को अब बहुत ज्यादा अहमियत देनी पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। हम अतीक शम्सी साहब की तरफ आएंगे। एक बड़ा अहम सवाल जो टीचर्स की तरफ से है, उन्होंने कहा है कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा जाता है, मैनेजमेंट जो सिक्योरिटी डिपॉजिट रखती है, वो अक्सर टीचर्स को वापस नहीं दिया जाता। इसका क्या रीजन है? क्यों रखा जाता है और वापस क्यों नहीं किया जाता? अतीक साहब मेरे ख्याल से जब उनको आवाज आए तो आप सवाल कर लीजिएगा, मैं बीच में रुक जाऊंगा। अच्छा ठीक है, यही सवाल चले हम आपसे भी पूछना चाहेंगे कि क्या टीचर्स को, अगर टीचर्स साल के मिड सेशन में अगर टीचर्स छोड़ती है, तो क्या वाकई उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस करना चाहिए? क्या ये उनका हक है? देखिए, एक तो बात ये है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट रखने का मकसद क्या है, पहले हमें ये लोगों को बताना चाहिए कि सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा ही इसलिए जाता है कि स्कूल में टीचर को बाउंड किया जाए कि वो मिड ऑफ द सेशन स्कूल नहीं छोड़ेंगी, या अगर छोड़ना भी है किसी भी वजूहात की बिना पर, तो वो पहले से नोटिस देंगी, ताकि स्कूल कोई मामला, कोई टीचर या किसी तरह से वो लेक्चर या करिकुलम डिस्टर्ब हुए बगैर टीचर अरेंज कर लें। तो अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी होगी और टीचर छोड़कर जाएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि जब उसने जॉब लेते वक्त इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था कि मेरा सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाएगा और इन शर्त, इन रूल्स को मैं फॉलो करूंगी, तो जब वो फॉलो नहीं करती तो एज अ पेनल्टी ये काम करना चाहिए। और क्योंकि टीचर्स को कहीं ना कहीं तो बाउंड किया जाएगा ना, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी आपके अभी प्रोग्राम में कहा कि टीचर को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। उनका हक है कि वो दूसरी जगह स्विच करें, लेकिन वो हक का इस्तेमाल जब करें जब सेशन एंड हो। अच्छा, बहुत सारे पेरेंट्स का एक सवाल हमारी तरफ आ रहा है। उन्होंने कहा है, बहुत सारे सेंसिबल पेरेंट्स हैं जो कि ये समझते हैं कि फीस जो है वो टाइम पे करनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है स्कूल का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर्स मौजूद है, लोअर स्टाफ है, उनकी सैलरीज होती है, तो बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं वो फीस तो टाइम पे जमा करवा देते हैं, लेकिन उनका एक मुतालबा है कि हम कॉपियां और किताबें और यूनिफॉर्म स्कूल से ही क्यों खरीदें, हमें सिर्फ स्लिप दे दी जाए कि जी कॉपियां खरीदनी है, किताबें खरीदनी है, कहीं से भी खरीदें। स्कूल वाले क्यों बाउंड करते हैं पेरेंट्स को कि वो सिर्फ स्कूल से ही खरीदे? इसका आप जरा कुछ जवाब दीजिए ताकि पेरेंट्स सेटिस्फाई हों। देखिए, इसमें दो चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि स्कूल से ही लोग करते हों। बहुत सारे स्कूल ये भी होता है कि वो ऑफिशियल वेंडर्स की तरफ भेजते। अब देखिए, उसमें वजह ये होती है, पहले हम कॉपी की तरफ आए। कॉपी की वजह ये है कि जब पेरेंट ने बहुत शोर मचाया कि कॉपी स्कूल से ही क्यों, तो मैं आपको बड़ी वो मजेदार बात बताऊं कि 2-3 स्कूल जो बड़ी चेन्स हैं, उन्होंने एक काम ये किया कि उन्होंने स्कूल के पेरेंट्स को कहा कि आप फलाना कॉपी, इतने पेजेस की, इतनी कॉपियां और उसका साइज इतना होना चाहिए, आप जाके मार्केट से जितने पैसे की आपको मिलती है आप जाके खरीद लें। तो उनको जो है ना, जैसे कह रहे हैं, सही मायनों में वक्ता पड़ गया पेरेंट्स को कि उनको उससे महंगी कॉपीज मिली। और वाकईतन ये मैं आपको बताऊं कि बाहर जब आप जाते हैं, आप क्वालिटी को मैच नहीं कर रहे होते। अगर आप क्वालिटी मैच करने पे आए तो स्कूल जो पेपर यूज कर रहा होता है वो भी बड़े देखभाल के यूज करता है कि बच्चा अगर इंक पेन यूज कर रहा है तो पीछे पेपर पे उसका रिफ्लेक्शन ना आए या फिर इंक बहकर नीचे वाले पेज पे ना आ जाए। तो ये सब मामला टैकल कर रहे होते हैं स्कूल। तो लेकिन तो इसमें क्या होता है कि स्कूल इसलिए फिर ये बाउंड करता है कि आप वहां से लें ताकि आपको एक जगह से एक
एक पूरे करिकुलम के हिसाब से हमें पता होता है कि हमें होमवर्क कितना देना है, हमें पता होता है हमें क्लास वर्क कितना देना है। तो इसलिए हम वो कॉपीज और बुक्स अपने हिसाब से बनाते हैं ताकि पेरेंट को टाइम टू टाइम जाकर बाजार से कॉपी ना खरीदनी पड़े। दूसरी चीज, यूनिफॉर्मिटी नजर आए यूनिफॉर्म में भी और कॉपीज के अंदर भी, कि पता चल जाए दूर से कि फलाना स्कूल की कॉपी है, फलाना बच्चे की कॉपी है और फलाना स्कूल की यूनिफॉर्म है। बच्चा अगर कहीं एक्सकर्जन ट्रिप पे जाए या कहीं बाहर घूम रहा हो तो फौरन आइडेंटिफाई हो जाए कि वो बच्चा इस स्कूल का है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई दूसरा बच्चा आपके स्कूल में एंटर होता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपके स्कूल का नहीं है। यूनिफॉर्म पे बाउंड इसलिए किया जाता है कि बहुत सारे वेंडर ऐसे होते हैं जो आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म को कॉपी करके बनाकर अच्छा बेचना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसकी क्वालिटी कौन चेक करेगा? क्वालिटी चेक करने की जिम्मेदारी तो पेरेंट की आयद होती है, लेकिन पेरेंट सस्ते ऑप्शन की तरफ जाता है। इसलिए पूरे साल वो यूनिफॉर्म अनटाइडी रहती है, खराब हो जाती है। हम बार बार पेरेंट को कहते हैं कि जाके चेंज करें, इसको साफ करवाएं या चेंज करवाएं, नया लें। तो इसलिए ऑफिशियल वेंडर को बहुत देखभाल से करके, उसकी क्वालिटी देखकर, उसकी प्राइसिंग देखकर उसको ऑफिशियल वेंडर डिक्लेयर किया जाता है कि आप यहाँ से, यस, ऑफिशियल वेंडर को पेरेंट की सहूलियात के मुताबिक स्कूल में जगह दे दी जाती है कि आप स्कूल से यहाँ पे पेरेंट को ये सेल कर सकते हैं ताकि पेरेंट को कहीं आपकी शॉप पे दूर दराज न जाना पड़े। क्योंकि अमूमन जो पेरेंट होते हैं वो करीब के इलाके के स्कूल में ही बच्चों को एडमिशन कराते हैं, तो उनके लिए कन्वीनियंट भी होता है कि अगर स्कूल से सब कुछ मिल जाता है। तो ये सारी वजूहत होती हैं जिसमें कोई कमीशन, कोई, मैं आपको बताऊं कि कोई मॉनेटरी बेनिफिट स्कूल का नहीं होता। सिर्फ बेनिफिट ये होता है कि वो एक मुनज़्ज़म अंदाज से स्कूल चलाना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात कही और मेरे पास जितने क्वेश्चन थे कि जी स्कूल वाले फीस आधी कर लें, उसका भी जवाब तारिक शाह साहब ने बहुत अच्छा दिया है। हमारे पास जो टीचर्स का इशू था कि जी मैनेजमेंट जो है वो सैलरीज नहीं देती है, उसका भी उन्होंने हल बता दिया कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप रुजू कर सकते हैं। और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का पेज मौजूद है, आप वहां जाके मालूमात कर सकते हैं। पेरेंट्स का सवाल था कि जी हम कॉपियां किताबें क्यों खरीदे, तो मेरा ख्याल में तारिक शाह साहब ने ये कंफ्यूजन भी दूर की और बड़ा अच्छा उन्होंने जवाब दिया। आई होप कि तमाम पेरेंट्स जो है इससे मुत्तफिक हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे करूंगी कि मैंने ये देखा है कि तमाम एसोसिएशन इस वक्त गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही हैं, आपस में जो है वो बड़े मुकाबले भी चल रहे हैं, शिकायतें भी चल रही हैं। लेकिन इससे पहले कोविड-19 से पहले या कोविड-19 के बाद स्टूडेंट की तामीर के ऊपर आप लोगों ने कितना कितना सोचा? क्या उनके लिए आप लोग कोई नए मंसूबाबंदी कर रहे हैं? क्या नए रूल्स लेकर आ रहे हैं? आज मैंने जो है पाकिस्तान एकेडमिक कंसोर्शियम के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी बात हो रही थी, नासिर जैदी साहब से, उनको भी मैंने ये कहा, एडवाइस दी। मैं आपको भी कहूंगी कि जो है वो हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स होने चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए जैसे अच्छी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर एक तरह से आयद कर दिया जाए कि 2 वीक्स वो जाके ऐसे स्कूल्स में पढ़ाएं जिनकी फीस 5,000 से कम है। जैसे कि मॉन्टेसरी ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता था कि जी ये 12 मंथ्स का कोर्स है, 9 मंथ्स जो है वो आपको ट्रेनिंग लेनी है, 3 मंथ्स आपको किसी स्कूल में जाके पढ़ाना है। इससे क्या होगा, हमारी एजुकेशन में, हमारे तालीमी निज़ाम में जो है वो बहुत बेटरमेंट आ सकती है। तो एक्सचेंज प्रोग्राम्स बड़े जरूरी है। जो अच्छे बड़े स्कूल्स हैं वहाँ के टीचर्स जो हाईली क्वालिफाइड है, ट्रेनिंग्स ली हुई है, बाहर के मुल्कों से ट्रेनिंग्स ली हुई है, वो आके ऐसे स्कूल्स को जिनकी सैलरीज कम है, जिन टीचर्स की सैलरी कम है, फीस कम है, वहां पर आके ट्रेनिंग दे। इस तरह के प्रोग्राम्स रखने चाहिए। हमारे एजुकेशन ट्रिप्स जो है वो बड़े अच्छी जगहों पर होने चाहिए, यूनिवर्सिटीज में होने चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या इस तरह का प्रोग्राम कोई इन फ्यूचर आप गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं? जी देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये चीज़ पे काम हो भी रहा है, लेकिन और मज़ीद होना चाहिए। मैं इस प्लेटफॉर्म पे इसको ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा कि द सिटीज़न फाउंडेशन एक बहुत अच्छा इदारा, और इसी बेसिस पे वो काम कर रहे हैं। वो गरीब इलाकों के अंदर बहुत अच्छे स्कूल बना भी रहे हैं, और अच्छे या वेल क्वालिफाइड टीचर एज एन इंटर्नशिप कह लें या एज अ सोशल वर्क कह लें, वहाँ जाकर पढ़ा रहे हैं। बच्चे, मैट्रिक के बच्चे, ओ लेवल्स के बच्चे, ए लेवल्स के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे, जब वो अपने एजुकेशन से थोड़े ब्रेक पर होते हैं तो वो वहाँ जाके वॉलंटरली पढ़ाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो काम बहुत छोटे लेवल पे हो रहा है अगर हम पूरी पॉपुलेशन देखें अपने पाकिस्तान की। तो ये काम होना चाहिए। आपने बहुत अच्छी इसको हाईलाइट किया। हम भी कोशिश करेंगे जब कोविड-19 से हम बाहर निकलें तो हम इस पे ज़्यादा फोकस करें कि हम उन बच्चों को उन सबर्ब्स एरिया के स्कूलों में
जो है ना वो लेकर आए, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, अपनी नॉलेज शेयर करें उन बच्चों से। और अगर एक बच्चा एक सब अब एरिया के बच्चे को थोड़ी नॉलेज ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी ले लेता है, तो मेरे ख्याल से मुझे एक कॉन्सेप्ट है ईच वन टीच वन, ये हम बच्चों के लेवल पर भी करवा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मैं आपको गरीब इलाकों की बात नहीं कर रही, मैं आपको बड़े अच्छे गुलशन के बड़े अच्छे स्कूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर मैं अक्सर देखती हूँ कि हमारे पास भी जब बच्चे एंट्री टेस्ट के लिए आते हैं, क्लास 4 का भी बच्चा होगा तो उसको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो नहीं आते। तो ऐसी जगहों पर क्या आप नहीं समझते कि टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए, या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है वहां पर जाए, वो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि उन स्कूल्स में क्या पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारा, और हमारी जो 60% 50% जो आबादी है व्हाइट कॉलर्स की है, वो ऐसे ही स्कूल्स में पढ़ा रही है। तो आप समझे कि तालीमी जो हमारा मेयार है वो कितना डाउन चल रहा है। तो इसमें आप लोग की क्या कंट्रीब्यूशन है? अच्छा, मैं इसको क्विकली जो है ना क्वेश्चन को रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैं अभी यही बैटरी बार बार देख रहा हूँ, मेरी 1 to 2% बैटरी रह गई मोबाइल की, तो ये बहुत जल्दी बंद होने वाला है। तो देखिए, इस पे काम होना चाहिए, हम काम कर भी रहे हैं, लेकिन इफेक्टिवली नहीं हो रहा था। मेरा ख्याल से जो तारिक शाह साहब हैं उनकी मोबाइल की बैटरी जो है वो लो हो चुकी है, लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि इस तरह के प्रोग्राम्स जो है, अगर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं यकीनन वो मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो लेके आने चाहिए कि जो अच्छी स्कूल्स है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, उनके स्टूडेंट्स जो हैं, उनकी जो टीचर्स हैं वो ऐसे स्कूल्स में जाके पढ़ाएं। ज़रूरी नहीं है कि मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करूँ या छोटे इलाके के जो स्कूल्स हैं मैं उनकी बात करूँ, बड़े अच्छे स्कूल्स भी हैं जिनको अभी ज़रूरत है, प्रॉपर जो है ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तारिक शाह साहब, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो हमें इस वक्त रिप्लाई नहीं कर पा रहे। बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे साथ मौजूद, अगर वो कोई सवाल करना चाहे तो वो सवाल भी कर सकते हैं हमसे, और मेरा ख्याल से ये बेस्ट टाइम है कि हमें जो है जवाब मिले तारिक शाह साहब से। और मुझे लगता है कि उनकी बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और अनफॉर्चुनेटली जो है वो हम कनेक्ट नहीं हो पाए प्रॉपरली प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ, वरना इस वक्त सवालात मेरे पास बहुत सारे थे, लेकिन जवाब जो है वो मुझे अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि वो नहीं मिलेगा। लेकिन हम अपना ये सेशन दोबारा करेंगे इंशाल्लाह प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने इस फोरम पे, आज हम पीएससी से भी हमने बात की, हमने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से भी बात की, और मैं ये चाहूंगी कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, हमारे इस फोरम पे जो है वो सईद गनी साहब भी आए और वो तमाम सवालात का जवाब दें जो मुश्किलात हम लोग फेस कर रहे हैं इस वक्त एज अ पाकिस्तानी, जो है हम लोग जो प्रॉब्लम्स इस वक्त फेस कर रहे हैं उनके जवाब हमें चाहिए। और मुझे लगता है कि अब हम इनसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे जो हमारे पॉइंट्स है आज वो क्लियर हो गए, पेरेंट्स की तरफ से जो पॉइंट्स है वो भी क्लियर हो गए, जो टीचर्स की तरफ से इश्यूज थे, टीचर्स को जो इश्यूज आ रहे थे वो भी जो है तारिक शाह साहब ने क्लियर कर दिए। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, उन्होंने कहा है कि अगर किसी टीचर को सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है या स्कूल वाले मना कर रहे हैं, जबकि टीचर्स ने ऑनलाइन क्लासेस भी ली हैं, स्कूल भी गए हैं, लेकिन उसके बावजूद सैलरीज नहीं मिल रही हैं, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से, जो कि उनका ग्रुप भी मौजूद है, उनका पेज मौजूद है, आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तारिक शाह साहब वापस हमारे साथ मौजूद है। एक बड़ा अहम सवाल आपसे करूंगी, उसके बाद फिर हम आपसे इजाजत लेंगे। थैलेसीमिया, आप ये समझ देखते हैं कि थैलेसीमिया जानलेवा बीमारी है और फैलती जा रही है, इसकी अवेयरनेस नहीं है। गवर्नमेंट ने लॉ भी पास किया है कि शादी से पहले टेस्ट होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस लॉ को जो है लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो क्या आप इसको समझते हैं? ये पॉइंट मैंने पहले भी उठाया था, दोबारा मैं ये बात कह रही हूँ कि थैलेसीमिया को जो है निसाब का हिस्सा बनाया जाए, उसका प्रॉपर जो है उसके बारे में तालीम जो है वो किताबों में 9-10 की किताबों में होनी चाहिए कि थैलेसीमिया क्या है, क्योंकि अगर हमें इस बीमारी का खात्मा करना है तो इसकी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो आप क्या समझते हैं कि करिकुलम का हिस्सा बनना चाहिए ये थैलेसीमिया से बचाव के तरीके? जी बिल्कुल, देखें तो आपने जो पहले क्वेश्चन किया था मैं उसको एड्रेस करना चाहूँगा कि टीचर्स ट्रेनिंग का काम हमें करना चाहिए, जिस पे हमने इतना फोकस नहीं किया। हमें बच्चों की डेवलपमेंट पे काम हमने रिसेंटली स्टार्ट भी किया था, रेजिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जनवरी के अंदर।
तो 2 महीने हमने इसको कंडक्ट किया, अराउंड 25 स्कूल्स हमने उसमें लिए। तो बच्चों की ट्रेनिंग का काम तो हम स्टार्ट कर ही रहे थे। और टीचर्स ट्रेनिंग की जहाँ बात है, मैं इस पे एक्नॉलेज करना चाहूँगा, आपने अभी बात की पीएससी की, तो पीएससी इज डूइंग अ वेरी वंडरफुल जॉब टीचर्स ट्रेनिंग के हवाले से। और लेकिन फिर भी इतनी वास्ट ये कम्युनिटी है कि उसमें एक नहीं बल्कि बहुत सारे टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और टीचर्स ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस को आना चाहिए। और 2020 का मोटिव जो था वो हमारी एसोसिएशन का भी यही था कि हमें टीचर्स ट्रेनिंग की तरफ ज़्यादा फोकस करना है। तो जैसे मैंने जिक्र किया कि फैब के अंदर हमें एक अरेंज करना था, लेट फैब के अंदर हमने उसको अनाउंस भी कर दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें बैकआउट होना पड़ा क्योंकि बड़ी गैदरिंग्स फिर अलाउ नहीं थी कोविड-19 के मामला के अंदर। तो इंशाल्लाह हम फोकस करेंगे। और मैं बल्कि ये भी चाहूँगा कि एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म को आप भी ज्वाइन करें। माशाल्लाह मैंने आपको देखा, आप काफ़ी टीचर्स ट्रेनिंग करवाती हैं और टीचर्स को गाइडेंस में करती हैं। तो हम आपको इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपको इनवाइट करते हैं कि आप हमें इस लेवल पे ज्वाइन करें, ताकि हम और आप मिलकर जो है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो अपनी कम्युनिटी के अंदर ला सकें। थैलीसीमिया की जहाँ तक बात है कि थैलीसीमिया के अंदर बिल्कुल ये अवेयरनेस देनी बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं आपको बताऊँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें अपने निसाब के अंदर लानी पड़ेंगी, चाहे उसको जो जनरल पब्लिक बोल्ड स्टेप का है या बच्चों को दूसरे रास्ते पे लगाने के लिए कोई और इशू क्रिएट हो, लेकिन हमें किसी ना किसी तरह हमें इन सब चीज़ों को जो है वो एड्रेस करना पड़ेगा। आज हम 21st सेंचुरी में बैठे हुए हैं, हमें हमारे बच्चे हमसे बहुत कुछ ज़्यादा जानते हैं जो हमें उस एज में हम जानते भी नहीं थे। ये बात फैक्ट है। तो व्हाई नॉट गिव देम अ नॉलेज। उनको अगर हम नॉलेज नहीं देंगे तो वो जिस रास्ते की तरफ अब हम देख रहे हैं बच्चे जा रहे हैं वो गलत रास्ता है। अगर हम नॉलेज दे देंगे तो हो सकता है कि वो अच्छे रास्तों की तरफ आ जाएं। और अवेयरनेस की ज़रूरत करिकुलम में लाने की एक एस्पेक्ट भी हो सकता है कि हम करिकुलम के अंदर भी लेकर आएँ और उनको अवेयरनेस सेशन भी हम उसमें लेके आएँ और बच्चों को ये सिखाया जाए कि वो अपने जो है ना इन चीज़ों से बचें कैसे और इन मामलात को आगे भी फैलाएं। क्योंकि इन बच्चों को जब तक हम गाइड नहीं करेंगे ये मामलात बढ़ते चले जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि इसको खात्मा जब भी हो सकता है जब सारे बच्चे इससे वेल अवेयर हों और नई आने वाली जनरेशन मिलकर इसके खात्मे के लिए काम करे। तो ये काम गवर्नमेंट लेवल पे हो तो रहा है, लेकिन इतनी अच्छे तरीके से नहीं हो रहा। आपने सही कहा कि पहले कहा गया था निकाह से पहले इसकी टेस्ट रिपोर्ट्स दोनों की जो है ना होनी ज़रूरी है, लेकिन उस पे अमल दरामद नहीं हो रहा। तो मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे बेस्ट चीज़ जो है ना वो ये है कि हम अपनी आवाम को नॉलेज दें और दूसरी चीज़ एजुकेशन दे दें। अगर हमने ये दोनों चीज़ें दे दी तो हमारी नई जनरेशन इतनी कैपेबल है कि वो पाकिस्तान को किस लेवल पर लेके जाएगी आप सोच नहीं सकते। क्रिएटिवनेस हमारे लोगों में मौजूद है, हमारे बच्चों में मौजूद है। आज आप ये देखें ना कि अगर 1 साल का बच्चा है, अगर आप उसको मोबाइल पकड़ा दें तो वो थोड़े दिनों में सीख जाता है कैसे चलाना है उसको। 1 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो बच्चे जो बड़े होते जा रहे हैं तो क्रिएटिवनेस बहुत है, क्यूरियोसिटी बहुत है इनके अंदर और यही चीज़ चाहिए होती है आपको आगे बढ़ने के लिए। तो बस हमें इनको क्या देना है, एक राइट पाथ देना है, उसकी नॉलेज देनी है और नॉलेज के साथ उनको एक बेहतर शहरी बनाना है। वो कैसे बनेंगे कि हम उनको एजुकेट कर देंगे। ये 2 चीज़ें अगर हमने दे दी तो हमारा मुल्क मेरे ख्याल से फिर तरक्की करता जाएगा और डेवलप्ड नेशन बन सकता है। बहुत अच्छी बातें आपने की और मुझे भी आज मौका मिला है कि मैं अपनी जो आवाज़ थी, जो मेरी बातें थी, जो मेरी सोच थी, वो मैंने प्राइवेट स्कूल तक पहुंचा दी है और मैं चाहूंगी कि वो इसके ऊपर काम करें। सबसे पहले तो एक्सचेंज प्रोग्राम्स लेकर आए, अच्छी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, अच्छे कॉलेजेस, स्कूल के टीचर्स जो है वो ऐसे स्कूल्स पे काम करें जिनके यहाँ फीस ज्यादा नहीं है या टीचर्स को सैलरी नहीं दी जाती, टीचर्स अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, वहां पर ऐसे प्रोग्राम्स अरेंज किए जाएं। ये मैं प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जिम्मेदारी डालती हूँ। दूसरा ये कि थैलेसीमिया को जो है वो निसाब में शामिल किया जाए, निसाब को मुकम्मल तौर पे चेंज किया जाए, नया निसाब तालीम जो है इंट्रोड्यूस करवाया जाए। एक बड़ा अहम सवाल जाते जाते आपसे फिर एक करूंगी, इस दफा ये अनाउंसमेंट आई है कि 9th और मैट्रिक के जो है वो सब्जेक्ट्स जो है वो 8 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। क्या अभी भी ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा या कोविड-19 की वजह से ये सारे इश्यूज जो अभी आए हैं
तो इसके ऊपर ये नहीं मुमकिन, और वही 5 सब्जेक्ट्स होंगे 9th और मैट्रिक में, इसका जवाब देने स्टूडेंट्स बड़े परेशान हैं। देखिए अभी तक जो है, जो स्टीयरिंग कमेटी के अंदर डिसाइड हुआ था वो एग्जामिनेशन के बारे में हुआ था। नई चीज़ें कोई इम्प्लीमेंट नहीं होंगी इस आने वाले साल के अंदर, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये सर्वाइवल स्टेज है, तो जिस तरह मामला चल रहे थे उसी तरह चलेंगे। इवन मैं आपको बताऊं, जो 9th के बच्चे थे उनको प्रमोट कर दिया गया, जबकि हमारे उसमें तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन फिर भी चले। 9th के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया, और अब जब 10th में जाएंगे तो वो पुराने सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ेंगे, जो 10th के 5 सब्जेक्ट्स हैं वही पढ़ेंगे। इसी तरह जो बच्चे 10th में थे वो 9th और 10th का तो पढ़ चुके हैं, लेकिन 9th के रिजल्ट के बेसिस पे वो प्रमोट होंगे। तो ये चीज़ वही वाली बात है, सर्वाइवल स्टेज है, चलें ठीक है इस साल, लेकिन हमें इसमें एक चीज़ और आयद करनी पड़ेगी कि अब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है कि वो इंटर और मैट्रिक के पास हुए हुए जो बच्चे हैं उनको ग्रेड्स की बेसिस पे एडमिशन ना दें। वो एक एंट्री टेस्ट ज़रूर होना चाहिए, ताकि उस बच्चे की कैपेबिलिटीज़, उस बच्चे की एक्सपर्टीज़ किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, उसको एनालाइज करने के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज की जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है कि अब वो एंट्री टेस्ट लें और बच्चों को जज करें और उसके हिसाब से उनकी फील्ड्स में उनको एडमिशन दें। अच्छा, कुछ दिन पहले जो है मेरे साथ इंटरव्यू था जनाब आसिफ खान साहब का, जो कि हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा उन्होंने एक जो है तजवीज़ दी थी कि 9th और मैट्रिक के एग्जाम्स भी ऐसे ही ले लिए जाएं कि वो बोर्ड के एग्जाम्स की बजाय अगर स्कूल्स में ही उनके एग्जाम्स ले लिए जाएं तो रिजल्ट की बेसिस पे उनको प्रॉपर कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो रुझान ये है बच्चों का कि एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ा जाए। तो अब जब पढ़ाई नहीं हुई है तो बच्चे तो काबिल ही नहीं हुए, मैट्रिक के बच्चे स्पेशली जो फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं या सेकंड ईयर इंटर करके बच्चे जो है जो निकल रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं, उनके पास क्या तालीम है, तो आगे जाके उनको डेफिनेटली बहुत मुश्किल होगी। तो इसके ऊपर आप लोगों ने हुकूमत को कोई तजवीज़ दी कि 9th मैट्रिक के एग्जाम्स इसी तरह से हो जाने चाहिए जैसे 1 से लेके 8 तक के एग्जाम्स होते हैं? जी बिल्कुल, देखें ये स्टीयरिंग कमेटी की जो मीटिंग लास्ट हुई थी उसके अंदर हमने यही सजेशंस रखी थी जो आसिफ साहब ने भी कही यहाँ पे आपके चैनल पर आके, कि हमने उनसे ये कहा था कि हमने उनको 2 लाइन ऑफ एक्शन दिए थे कि एक तो मैंने जैसे अभी कहा कि हम इसके बिल्कुल मुखालिफ थे, इसके खिलाफ थे कि विदाउट एग्जाम्स बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। दो जो एस्पेक्ट्स हमने ये 2 उनको वे आउट दिए कि आप किस तरह से एग्जाम्स कंडक्ट कर सकते हैं, वो ये थे। एक तो ये जो आसिफ साहब ने कहा, हमने यही पेश किया था वहाँ पे कि स्कूल्स जो हैं 500 to 600 की स्ट्रेंथ एक स्कूल के अंदर होती है, वो स्कूल आज खाली हैं। तो और उस मैट्रिक के बच्चे उस स्कूल के अंदर, ये पर्टिकुलर कैंपस के अंदर हार्डली 70-80 या ज़्यादा से ज़्यादा 100 होते हैं। तो अगर उन 100 बच्चों को हम पूरी बिल्डिंग में स्कैटर्डली बैठा देंगे और एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, और बल्कि हमने तो ये तक भी कहा था कि उस पर्टिकुलर स्कूल के टीचर्स वहाँ ना हो, दूसरे पड़ोसी स्कूल के टीचर आपके यहाँ हो और आपके टीचर पड़ोसी स्कूल में हो, तो एक जो है ना वो ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगी आपके रिजल्ट के अंदर। तो ये इस तरह से आप कंडक्ट कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग आराम से एक्सरसाइज हो सकेगी, बच्चे पेपर भी दे सकेंगे। सेकंड चीज़ हमने ये कही थी कि या तो फिर आप ये करें कि पेपर को शॉर्ट कर दें, पेपर को MCQ एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बेस कर दें, और 1 घंटा या 1.5 घंटे का पेपर कर दें, और जो सेंटर्स आपने बनाए हैं उनको एक दिन में 3 दफ़ा यूज़ कर लें। तो इस तरीके से भी जो है उस सेंटर के जितने भी बच्चे हैं उनको 3 हिस्सों में ब्रेक कर लें, 4 हिस्सों में ब्रेक कर लें, तो ये हो सकता था। और वैसे ही आप अमूमन तौर पे देखें, जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं या नॉर्मल स्कूल के एग्जाम्स भी जो होते हैं, उसमें बच्चों में 3 फीट का तो फासला वैसे ही होता है, बराबर तो वैसे भी बच्चों को नहीं बिठाया जाता अमूमन तौर पे, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में तो 100% बच्चों में 3 फीट का फासला होता है। तो ये काम तो बहुत आराम से एक्सरसाइज हो सकता था, लेकिन अब वही वाली बात है कि गवर्नमेंट ने जो है वो, मैं तो सीरियसली ये कहता हूँ, जान छुड़ाई है कि ये सेशन किसी तरह एंड हो जाए और नया सेशन स्टार्ट हो जाए। लेकिन अब नया सेशन भी स्टार्ट होते हुए हमें बहुत मुश्किल नज़र आ रही है, और इस वक्त जो है गवर्नमेंट को ऑन अ सीरियस नोट एमरजेंसी वाक़तन लगानी पड़ेगी। हेल्थ एमरजेंसी के बाद एजुकेशन एमरजेंसी लगानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे अगर 6 महीने 10 महीने घर में बैठे रहेंगे तो आपका ड्रॉप आउट रेशो बढ़ जाएगा। आपके यहाँ बच्चे स्कूल आने से नहीं आएंगे, बच्चे रह जाएंगे, और उसमें सबसे बड़ी तादाद जो होगी वो फीमेल एजुकेशन की होगी। जिन फीमेल्स पे इतने सालों से हमने काम किया,
गर्ल्स को एजुकेटेड करने के लिए हमने काम किया। सबअर्ब्स एरिया में, इंटीरियर सिंध के अंदर हमने लड़कियों को तालीम पे फोकस किया। आज हम वो सब मेहनत जो है ना वो बहाने वाले, खत्म करने वाले मेहनत, और वो बच्चियां सब आउट ऑफ स्कूल हो जाएंगी। और फिर हम वो जो एक मोटिव है कि एक औरत एक खानदान को तालीम याफ्ता करती है, तो वो फिर मोटिव से हम बहुत दूर चले। बहुत दूर चलेंगे। बहुत अच्छी बातें कही। और हमारे सदस्य फोरम जो स्यूज टीवी है, इसका मकसद भी यही है कि हम जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी इश्यूज हैं, उनको बैठ के बात करें, उसके हल निकालें। कुछ तजवीज़ हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी देते हैं, और बाद जो हमारे साथ जो हमारे गेस्ट होते हैं वो उसका हल भी बताते हैं और प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक शाह साहब आपका। और मैं चाहूंगी जाते जाते स्यूज टीवी के नाजरीन के लिए कोई मैसेज। जी बिल्कुल। एक तो मैं ये कहूँगा कि आपके चैनल को तो वाक़ईतन सब्सक्राइब करके रखें सब, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेटिव सेशन है। एक दो मुझे इत्तेफाक हुआ, मैं ज़्यादा तो नहीं देख पाया, 1-2 मिनट की मैंने आपकी वीडियोस देखी, तो बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन, और आप हर फील्ड को साथ लेके चल रही हैं, बहुत अच्छी बात है। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। थैंक यू। दूसरी चीज़ ये है कि आपके व्यूअर्स को मैं सिर्फ एक छोटा मैसेज देना चाहूँगा, जो मैं शायद अपनी कैंपेन का हिस्सा बनाया हुआ हूँ, जो इतना कोविड-19 चल रहा है, कि बच्चे आज जो हैं हमारे घरों में मौजूद हैं, पेरेंट घरों में मौजूद हैं, तो आज ये वक्त है कि हम वो बॉन्ड क्रिएट कर लें वापस से, जो शायद हमारे ज़माने में या हमसे बड़ों के ज़मानों में था, कि हम अपने माँ बाप के साथ बैठें और उनके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करें, बच्चों के साथ बैठें, उनके साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि बच्चों में और पेरेंट में आज गैप बहुत ज़्यादा आ गया है। दूसरी चीज़ ये है कि जब बच्चों के साथ हम बैठेंगे, उनके साथ डिस्कशंस करेंगे, तो हम उनके अंदर अपनी फैमिली वैल्यूज़ को जो है ना ट्रांसफ़र कर सकेंगे, जो हम नहीं कर पाते। बिज़ी शेड्यूल होता है, हम समझते हैं हर एक का बिज़ी है, बच्चे भी बिज़ी हैं पढ़ने में, माँ-बाप भी बिज़ी हैं कमाने में। तो ये वो वक़्त है कि हम फैमिली वैल्यूज़ उनमें ट्रांसफ़र करें। दूसरी चीज़ कि हम अपनी इस्लामी तालीमात उनके अंदर ट्रांसफ़र करें। आज 5 वक़्त का नमाज़ी हम बनाने के लिए अगर अहद कर लेंगे अपने बच्चों को, तो हम बच्चों को एक अच्छी राह पर लगा लेंगे। रमज़ान का महीना है, आखिरी ताक रातें चल रही हैं, अगर हम सब 5 वक़्त की नमाज़ तो पढ़ें ही पढ़ें, और अल्लाह से दुआ करें, गिड़गिड़ा कर दुआ करें कि अल्लाह मियाँ, ये जो आफ़ात नाज़िल हुई हैं और जो मामलात आए, ये बेशक हमारी कोई गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, जिसकी वजह से आज जो है हम इस पे जो है ना ये भुगत रहे हैं। तो अल्लाह मियाँ इस बीमारी को निस्त-ओ-नाबूद करे इस दुनिया से, और हम सबको हिदायत दे, हम सबको हिदायत दे कि हम इस्लाम के रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हम इस्लाम की तालीमात के साथ-साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारें। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक शाह साहब आपका। और अतीक शम्सी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली हम आपसे पूरी मुकम्मल तौर पे हम बात नहीं कर सके, लेकिन आपने अपना कीमती वक्त में से टाइम निकाला हमारे चैनल के लिए। और मैं दुआ गो हूँ कि जो आपने सोचा है कि आप कोविड-19 के बाद जो आप लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, वाकई उसका जो है 100% रिजल्ट आए, और हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो ग्रो करें और प्रॉपरली वहाँ पर बच्चों को तालीम दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।